अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर बायोलॉजी उसकी रिवीजन करेंगे और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल जो हम हर स्लाइड में करते हैं, स्टार्ट में चैप्टर की स्कीम। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, 2 MCQs हैं पेपर में, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसका जो पेयर है वो 22 के साथ है, 18 और 22, और 3 MCQs इसके MD-CAT में आते हैं। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन वो मैकेनिज्म है दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन्स द स्पीशीज। इसकी बदौलत नई नस्ल आती है, ख़ास तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इससे हमारी स्पीशी मेंटेन रहती है, नस्ल मेंटेन रहती है। याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल, एक इंसान बग़ैर रिप्रोडक्शन के ज़िंदा रह सकता है, मतलब एक नस्ल बग़ैर रिप्रोडक्शन के ज़िंदा नहीं रह सकती। ध्यान में रखिएगा, 2 किस्म की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। नेक्स्ट प्लांट्स पे पढ़ते हैं हम। प्लांट्स में पहली है रिप्रोडक्शन में पहली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 9th में भी पढ़ा आपने इसके बारे में, 10th में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। 2 किस्म की जनरेशन्स हैं, एक स्पोरोफाइट और एक गेमीटोफाइट। स्पोरोफाइट याद रखना ये बात, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ज़हन में रखिएगा ये बात, और गेमीटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। आगे इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की फर्दर 2 किस्में हैं। पहली है आइसोमॉर्फिक, दूसरी है हेट्रोमॉर्फिक। अब लफ्ज़ पे ज़रा फोकस करें। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ कहते हैं हम फॉर्म को, शक्ल को। अगर दोनों जनरेशन्स की शक्लें सेम हो तो वो आइसोमॉर्फिक है। इसकी एग्जाम्पल आप एलजी देंगे। हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फ कहते हैं शक्ल को। अगर दोनों जनरेशन्स की शक्लें डिफरेंट हो, दोनों जनरेशन कौन सी? एक स्पोरोफाइट, दूसरी गेमीटोफाइट। इसकी मिसाल आप देंगे प्लांट्स। अब एक ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में इसकी इब्तदा किससे हुई थी? सिलाजिनेला से। मतलब ये जो है ना आइसोमॉर्फिक, ये एलजी में है, ये हमें सीड नहीं देते। हेट्रोमॉर्फिक ये सीडलेस प्लांट्स में भी है, सीडेड प्लांट्स में भी है। लेकिन ये जो है ना सीड वाले प्लांट्स, इन्हें कहते हैं हम स्पर्मेटोफाइट्स, और इसकी इब्तदा कहाँ से हुई थी? सिलाजिनेला से। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइटा याद रखिएगा, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वैस्कुलर वो होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता। वंस अगेन हमने कहा था कि 2 जनरेशन्स हैं, एक गेमीटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। इसका एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है, वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। गेमीटोफाइट मैंने कहा था इट इज़ ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें एक एनो माइटोसिस करेगी और एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन में 2 गैमीट्स बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में एग होता है और एंथेरिडिया में स्पम्स होते हैं। स्पम का दूसरा नाम भी है, स्पम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंथीरोजॉइड्स या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजॉइड्स। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्योंकि 1n, एग 1n, स्पर्म 1n, तो जाइगोट 2n वाला होगा। जाइगोट फिर कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट भी 2n वाला है। स्पोरोफाइट फिर मियोसिस करेगा। याद रखिएगा, मियोसिस वो मतलब जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। अब जो स्पोर गिरेंगे ना नीचे, वो 2n वाला था, तो स्पोर होंगे 1n, और यही स्पोर जर्मिनेशन शो करेंगे और प्रोटोनीमा बताएंगे। अब ये लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइटा के एक ग्रुप में इस्तेमाल हुआ है, और उस ग्रुप का नाम है मोसिस या ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में स्पोर्स पहले एक एल्जी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। उस एल्जी लाइक स्ट्रक्चर का नाम है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा फिर कन्वर्ट होती है गेमीटोफाइट में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस ग्रुप में है? मोसिस में है। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आ चुके हैं। डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? लफ्ज़ पे ज़रा फोकस करें। डिप्लोहैप्लॉन्टिक 2 जनरेशन्स हैं,
एक डिप्लॉइड एक हैप्लॉइड। अभी मैंने बोला क्लियरली, डिप्लॉइड हमेशा स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड हमेशा गेमीटोफाइट, वो दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होती रहेंगी। पार्थिनोकार्पी क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस। पार्थिनोकार्पी 17 चैप्टर की रिवीजन में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बन जाना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई थी कि इसमें हमें सीडलेस फ्रूट्स मिलते हैं, जिस तरह बनाना है। और ये किस हार्मोन की वजह से? ऑक्सिन की वजह से। व्हाट इज क्लाइमेक्टेरिक? एमसीक्यूज में भी ये बात आ चुकी है, शॉर्ट में भी ये बात आ चुकी है। होता क्या है कि फ्रूट राइपनिंग इज एक्कम्पनीड बाय अ बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। मतलब जब फ्रूट पक रहा होता है उस वक्त उसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत तेज होती है, मतलब वो फटने वाला होता है, वो बहुत गर्म होता है। उस स्टेज को हमने कहा क्लाइमेक्टेरिक। शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। और हमने पास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज कई बार रिपीट हुआ है कि फ्रूट राइपनिंग किसकी वजह से है? इथीन। आपकी बुक में लफ्ज इथेन दिया हुआ है, आप उसे काट के इथीन कर देंगे। नेक्स्ट अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो आ चुका है, फाइटोक्रोम्स क्या हैं? फाइटोक्रोम बेटे पिगमेंट है, स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और इसकी दो किस्में आपने बतानी है, एक P660 और एक P730। P660 रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है और P730 फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ। रिप्रोडक्शन मैंने अभी कहा था आपको कि एक इंसान बगैर रिप्रोडक्शन के जिंदा रह सकता है, लेकिन एक नस्ल बगैर रिप्रोडक्शन के जिंदा नहीं रह सकती। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ये एमसीक्यूज अभी मैंने बताया आपको। फ्रूट राइपनिंग इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इथीन। और फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो वो कहलाते हैं पार्थिनोकार्पी। अब यहाँ पर बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन होती है, पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस क्या है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये होती है इंसेक्ट्स वगैरह में, ख़ास तौर पर एफिड्स में और हनी बी में। उसमें दो किस्म की होती हैं ये मैं पार्थिनोजेनेसिस का टॉपिक यहीं कवर कर रहा हूँ। दो किस्म की होती है, एक डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और एक हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड याद रखिएगा ये हनी बीज में होती है। मलका है, क्वीन है, और एक ड्रोन है। ड्रोन मेल होता है जिसे आप निखट्टू कहते हो। वो जो निखट्टू है, निखट्टू इस प्रोसेस के ज़रिए पैदा होता है पार्थिनोजेनेसिस। वो स्पर्म नहीं होता, वो स्पर्म उसको नहीं देती उस एग को। जब वो स्पर्म नहीं देगी तो वो अनफर्टिलाइज्ड रहेगा और उस अनफर्टिलाइज से ड्रोन पैदा होगा और वो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। हैप्लॉइड इसलिए बिकॉज उसको स्पर्म नहीं मिला। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एफिड्स में होती है और एक प्रोसेस है मेयोटिक नॉन डिसजंक्शन, जिसमें क्रोमोसोम्स की सेपरेशन सही नहीं होती। उससे फिर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होती है और उससे फिर एफिड्स पैदा होते हैं। एफिड्स को हम उर्दू में तीला कहते हैं, ये एक इंसेक्ट है। नेक्स्ट बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि दो किस्म के हमारे पास ट्विन्स हैं, एक आइडेंटिकल हैं और एक फ्रेटर्नल हैं। आइडेंटिकल वो होते हैं जो एक ही जाइगोट से पैदा हों। अगर एक जाइगोट से दो बच्चे पैदा हों तो वो आइडेंटिकल होंगे। अगर दो अलग अलग जाइगोट हों, दो अलग अलग एग हों, दो अलग अलग स्पर्म हो, वो जाकर मिले एग के साथ तो दो जाइगोट बनेंगे। अगर दो जाइगोट से दो बच्चे पैदा हों तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे और डिफरेंट वालों को कहते हैं फ्रेटर्नल। अब होता क्या है, प्रोसेस क्या है, ज़रा सुनिएगा। ये एक एग था, ये एक एग था फीमेल का। मेल का स्पर्म इसको भी मिले जाके और मेल का स्पर्म इसको भी मिले जाके। ये अलग जाइगोट, ये अलग जाइगोट। इस जाइगोट से अलग बच्चा, इस जाइगोट से अलग बच्चा। अब हो सकता है ये लड़का लड़का हो सकता है, ये लड़की लड़की हो सकते हैं, या लड़का लड़की हो सकते हैं ये, लेकिन दोनों की शक्लें डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी, बिकॉज दो स्पर्म दो मुख्तलिफ गए थे। क्या पता है ये जो स्पर्म गया है इसके पास एक्स क्रोमोसोम हो। अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो लड़की पैदा होगी।
अगर मेल का वाई क्रोमोसोम जाएगा तो फिर लड़का पैदा होगा। इसलिए कहते हैं कि औलाद जो है वो मर्द के नसीब में होती है, या तो उसका एक्स जाएगा तो लड़कियां पैदा होंगी, उसका वाई जाएगा तो लड़के पैदा होंगे। अब आप देखें दो मुख्तलिफ जाइगोट से दो मुख्तलिफ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो लिहाजा ये ट्विंस कहलाएंगे डाइजाइगोटिक। डाई का मतलब होता है दो। अब आते हैं कि एक जाइगोट से दो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कि एक स्पर्म इसके साथ मिला एग के साथ, जाइगोट बना, जाइगोट दो में डिवाइड हो गया, मतलब माइटोसिस तो होती है ना जाइगोट में, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ। अब हुआ क्या, जब एक सेल दो में डिवाइड हुआ तो वो दो सेल सेपरेट हो गए। अब उन दोनों सेल्स में इंफॉर्मेशन तो एक स्पर्म की है ना, अब इसका मतलब एक ही इंफॉर्मेशन आगे दो सेल में जा रही है। इसका मतलब अगर वो एक सेल एक अलग बच्चा बनाता है, दूसरा सेल अलग बच्चा बनाता है, वो दोनों बिल्कुल हूबहू होंगे। क्यों हूबहू होंगे? बिकॉज स्पर्म एक ही गया है, वही इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होगी दो सेल में, चार सेल में, आठ सेल में। इससे जो ट्विंस पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अब इसके पास प्लेसेंटा एक ही होगा। प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जो माँ को बच्चे के साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि ये दो अलग अलग जाइगोट थे, दो अलग अलग एग रिलीज हुए थे फीमेल के, तो इनका सेपरेट प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा राइट साइड पर, एक प्लेसेंटा लेफ्ट साइड पर। नेक्स्ट बेटा एक हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लॉन्ग में आपने करना है ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेजर हिस्से हैं, पहला पीनस है और दूसरा है टेस्टिस। टेस्टिस वो जगह है जहां हमारे स्पर्म बनते हैं, मतलब यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म यहां से रिलीज होकर, या आप देख सकते हैं ये एक नाली में जा रहे हैं, इसे कहते हैं वास डेफरेंस, या आप इसे स्पर्म डक्ट भी कह सकते हो। यहां से स्पर्म बनकर आगे की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कुछ ग्लैंड्स हैं जो उन स्पर्म्स में सिक्रीशंस ऐड करते हैं। पहला ग्लैंड आपको दिख रहा है सेमिनल वेसिकल, दो और होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्ट्स ग्लैंड, ये उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं, गीला रखते हैं स्पर्म को। अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब उसको मजीद गाढ़ा करेंगे। सीमन को, जिसे आप मनी भी कहते हो, वो मनी यहां से होती हुई इस नाली में आएगी, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप सर्टोली सेल्स के फंक्शन बताएं। सर्टोली सेल वो सेल हैं जो इन स्पर्म्स को लिक्विड मीडियम भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और नरिशमेंट भी देते हैं। ये बोर्ड में कई बार शॉर्ट आ चुका है, तीन फंक्शन आपने लिखने हैं, लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट। ये किसका काम है? सर्टोली सेल्स का। नेक्स्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां से हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया से, उसका नाम है वेजाइना। वेजाइना आगे खुलती है सर्विक्स में। सर्विक्स जो है ना, इसे बच्चादानी की नेक कहते हैं। बच्चादानी को कहते हैं यूट्रस। यही वो जगह जहां बच्चा ठहरता है। इसकी नेक को, इसकी चलें आप इसको ओपनिंग कह लें, इसकी ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं। जब बच्चा बाहर आ रहा होता है तो ये सर्विक्स खुलती है, डायलेट होती है, और यहां से बेबी का सर बाहर निकाल लिया जाता है। ये फिर आगे डिवाइड होती है यूट्रस। अगर आप फोकस करें डायग्राम के ऊपर, यहां ये वाली ट्यूब में और ये वाली ट्यूब में, इस ट्यूब का नाम है फिलोपियन ट्यूब। ये वाली भी फिलोपियन ट्यूब है, ये वाली भी फिलोपियन ट्यूब है। यहां पर एमसीक्यूज आता है। फिलोपियन ट्यूब के दो और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटेराइन ट्यूब। मतलब एक ही के तीन नाम है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ चुका है, फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब। अब यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब मेल का स्पर्म यहां से, वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से होता 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 आकर फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है।
और फेलोपियन ट्यूब में एग पड़ा होता है। एग के साथ वो स्पर्म मिलता है, जाइगोट बनता है, कुछ दिन यहाँ रहता है जाइगोट फिर बनने के बाद यहाँ आ जाता है यूट्रस में, यहाँ उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और फिर यहाँ पर प्लेसेंटा लग जाता है। प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो माँ को बच्चे के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा बर्थ है। इस प्रोसेस के जरिए बच्चे की पैदाइश होती है। ये मैंने आपकी बुक में जो थ्योरी दी हुई है उसको मैंने स्केच में एक्सप्लेन कर दी है, लॉन्ग में आपने करना है। ये जब बच्चे ने बाहर आना होता है तो पहला जो प्रोसेस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फीटस कहते हैं हम बच्चे को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये आगे स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है? किडनी के ऊपर है। वहाँ से एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्लेसेंटा मैंने अभी बताया था कि वो टिश्यू है जो माँ को बच्चे के साथ कनेक्ट करता है। वो प्लेसेंटा के जरिए बैरियर से निकल कर ये हार्मोन माँ की बॉडी में आ जाता है। सुभान अल्लाह। मतलब जब बच्चे का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है माँ की बॉडी में, बच्चा खुद हार्मोन फेंक रहा है माँ की बॉडी में। और वो हार्मोन का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि वो मदर का प्रोजेस्टेरॉन लेवल रोकेगा। प्रोजेस्टेरॉन वो लेवल है जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रुक जाए, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है और जब बच्चादानी कंट्रैक्ट हो रही हो तो फीमेल को पेन होती है, और जब फीमेल को पेन होती है तो उस वक्त बेबी के बाहर आने का टाइम होता है। जब बेबी बाहर आ जाता है तो हम कहते हैं मुबारक हो, बर्थ का प्रोसेस पूरा हो जाता है। बर्थ के प्रोसेस के पूरे होने के बाद एक प्रोसेस और होता है जिसे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ वो प्रोसेस है जिसमें हम मदर की बॉडी से प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। जब प्लेसेंटा मैंने बताया था वो टिश्यू है जो माँ को बच्चे के साथ कनेक्ट करता है। अब बेबी तो बाहर आ गया, बच्चे को बाहर निकालने के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर निकाले। जब प्लेसेंटा बाहर निकले तो वो आफ्टर बर्थ कहलाती है। और बच्चे के साथ उसकी नाभ में एक नाली लगी होती है, उसको भी काटा जाता है, उसका नाम होता है उम्बिलिकल कॉर्ड। उसको भी डॉक्टर काट देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस चैप्टर का टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छा सा टेस्ट लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।